चलिए लेखिका रीता कुमारी जी के कथा संसार में आज सुनते हैं उनकी एक और कहानी, मीठी छुरी। कहानी सुनाने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि आप सबों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने विचार लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की एक और कहानी, मीठी छुरी। चंचला भाभी के स्वभाव में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मिठास थी, जो शुरू से ही मेरे गले कभी नहीं उतरी। लेकिन घर का हर सदस्य उनके इस स्वभाव का मुरीद था। वैसे भी हर कोई चाहता है कि उसके घर में गुणी, सुघर, सबका ख्याल रखने वाली और मीठे बोल बोलने वाली बहू आए। हुआ भी ऐसा ही। चंचला भाभी को पाकर माँ और बाबूजी दोनों निहाल थे। बल्कि धीरे धीरे चंचला भाभी का जादू ऐसा चला कि माँ बाबूजी नवीन भैया से ज़्यादा उनकी पत्नी यानी चंचला भाभी को प्यार और मान देने लगे। कभी बुलंदियों को छूने का हौसला रखने वाले, प्रतिभाशाली और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक नवीन भैया अपनी ही पत्नी के सामने फीके पड़ने लगे। मेरे 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे मयंक भैया, फिर सुनंदा दी, उसके बाद नवीन भैया और सबसे छोटी थी मैं। हम चारों भाई बहनों में शुरू से ही नवीन भैया पढ़ने में सबसे होशियार थे, इसलिए घर के लोगों को भी उनसे कुछ ज़्यादा ही आशाएं थीं। आशा के अनुरूप नवीन भैया पहली बार में ही भारतीय प्रशासनिक सेवा की मुख्य लिखित परीक्षा में चुन लिए गए और उस दौरान मौखिक परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए थे जब एक शादी में उनकी मुलाकात चंचला भाभी से हुई। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण सी थोड़ी सुंदर दिखने वाली चंचला भाभी को नवीन भैया में बड़ी संभावनाएं दिखी, या वास्तव में उन्हें प्यार हो गया, किसे मालूम। लेकिन नवीन भैया उसके प्यार के जाल में ऐसे फंसे कि उन्होंने अपना पूरा करियर ही दांव पर लगा दिया। उनसे शादी करने की ऐसी जिद ठानी कि उसके आगे झुककर उनकी मौखिक परीक्षा के तुरंत बाद उनकी शादी चंचला भाभी से कर दी गई। शादी के बाद भाभी ने घर वालों से बहुत जल्द अच्छा तालमेल बैठा लिया, लेकिन नवीन भैया को पहला झटका तब लगा जब भारतीय प्रशासनिक सेवा का फाइनल रिजल्ट आया। आईएएस तो दूर की बात, उनका तो पूरा लिस्ट में ही कहीं नाम नहीं था। अब तो उन्हें अपना सपना टूटता नजर आया। वे चंचला भाभी को माँ बाबूजी के सुपुर्द कर नए सिरे से अपनी पढ़ाई शुरू करने दिल्ली चले गए। नवीन भैया प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में 3 बार शामिल हुए। तीनों बार लिखित परीक्षा में सफल हुए, पर हर बार वाइवा के बाद असफल रहे। भैया हतप्रभ थे। बार बार की इस असफलता ने उनके आत्मविश्वास को जड़ से हिला दिया। जिन नौकरियों को कभी नवीन भैया ने पाकर ठोकर मार दी थी, अब उन्हीं को पाने के लिए ललायित रहते, कोशिश करते, पर हर बार असफलता हाथ आती। अब जिस काम को करने से पहले ही आत्मविश्वास डगमगाने लगे तो सफलता प्राप्त करना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। उनके साथ यही हो रहा था। नवीन भैया पटना लौट आए थे। यहाँ भी वे नौकरी की तलाश में लग गए। कहीं कुछ हो ही नहीं पा रहा था। बाबूजी उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के बदले उन्हें हमेशा निकम्मा, कामचोर और न जाने क्या क्या कहते रहते। प्रतिभाशाली लोगों को चाहने वालों की कमी नहीं होती, पर उनसे ईर्ष्या करने वालों की भी कमी नहीं होती। होता यह है कि जब कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति कामयाबी की राह नहीं पकड़ पाता तो उसके चाहने वाले उससे मुंह मोड़ने लगते हैं और ईर्ष्या करने वाले ताने कसने लगते हैं। नवीन भैया से जलने वाले रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी मौका मिल गया। उन पर तरह तरह के व्यंग बाण चलाते रहते। उनकी असफलता से आहत उनके अपने भी उन्हें जब तक जली खटी सुनाते रहते। पास पड़ोस के लोग तो अक्सर उन्हें कलेक्टर बाबू कहकर जले पर नमक छिड़कते, जिसे सुन एक बार नवीन भैया तो मरने मारने पर उतारू हो गए थे। जब बाबूजी को इस घटना के बारे में मालूम हुआ तो वे क्रोध में अंधे हो उन्हें बेशर्म, नालायक जैसे अपशब्दों से नवाजते हुए मारने तक दौड़ पड़े थे। पूरी तरह टूटे हुए नवीन भैया देर तक ड्राइंग रूम के एक कोने में सुबक सुबक कर रोते रहे थे। उनका आत्मविश्वास इतना और स्वाभिमान इतना खत्म हो गया था कि दूसरे ही दिन नौकरी की तलाश में जाने के लिए उन्होंने बाबूजी से ही रुपये मंगवाए थे।
भाई की दुर्दशा से आहत बड़े भैया ने दूसरा कोई रास्ता न देख समझा बुझाकर उनका दाखिला कॉलेज में करवा दिया और लॉ की पढ़ाई फिर से उन्होंने शुरू की। नवीन भैया के ऐसे कठिन समय में उनका साथ देने के बदले चंचला भाभी माँ और बाबूजी के पास बैठी उन्हें कोसती रहती और आंसू बहाती रहती, जिससे उन लोगों की पूरी सहानुभूति बहू के साथ होती चली गई और नवीन भैया के लिए उनके अंदर गर्म लावे की तरह उबलता गुस्सा ही बचा रह गया था। क्षणिक आवेश में लिए गए जीवन के एक गलत फैसले ने नवीन भैया को कहीं से कहां पहुंचा दिया था। विपरीत परिस्थितियों के शिकार नवीन भैया के मन की स्थिति समझने के बदले जब तक उनके जन्मदाता बाबूजी ही उनके विरुद्ध कुछ न कुछ बोलते रहते, वे अपनी सारी सहानुभूति और वात्सल्य चंचला भाभी पर न्यौछावर करते और अपनी सारी नफरत नवीन भैया पर उड़ेलते। चंचला भाभी ने अपनी मीठी जवान और सेवा भाव से सास ससुर को अपने हिसाब से लट्टू की तरह नचाना शुरू कर दिया था। वो जो चाहती जैसा चाहती माँ बाबूजी भी वैसा ही करते। नवीन भैया ने वकालत पास कर कोर्ट जाने लगे, पर उनका वकालत चल नहीं पा रही थी, पैसों की तंगी बनी रहती। इस दौरान उनके 2 लड़के भी हो गए, अंश और अंकित। शुरू से ही बड़ी होशियारी से चंचला भाभी अपने दोनों बच्चों को नवीन भैया से दूर अपने अनुशासन में रखती। बात बात में जहर उगलकर बच्चों के मन में पिता के प्रति उन्होंने इतना जहर भर दिया था कि अपने पिता की अवज्ञा करना उनके दोनों बेटों के लिए शान की बात थी। घर के बड़े ही जब घर के किसी सदस्य की उपेक्षा करने लगे हैं तो नौकर, बच्चे और कोई भी उसे घर का सदस्य समझता ही नहीं है और जलील करने से भी नहीं चूकता है। अंश और अंकित पूरी तरह बाबूजी के संरक्षण में पल बढ़ रहे थे, पर उनका रिमोट कंट्रोल हमेशा चंचला भाभी के पास रहता। नवीन भैया तो अपने बच्चों के लिए कोई फैसला भी नहीं ले पाते थे। धीरे धीरे उनके अंदर भी एक विरक्ति सी उत्पन्न होने लगी थी। अब वे देर रात तक यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, घर आते हैं बस खाने और सोने के लिए। घर के लोग चंचला भाभी की चाहे जितनी बड़ाई करें, पर मैं जब भी उनके स्वभाव का विश्लेषण करती मुझे लगता कुछ है जो सामान्य नहीं है। चंचला भाभी की जरूरत से ज़्यादा फर्ज निभाने का उत्साह मेरे मन में संशय भरता। मैं अक्सर माँ से कहती, माँ ज़्यादा मिठास की आदत मत डालो, कहीं तुम्हें डायबिटीज़ ना हो जाए। मेरी बातें सुनते ही बड़ों की आलोचना करने के लिए माँ 10 नसीहतें सुना देती। यह चंचला भाभी की मीठे वचनों का ही असर था जो मयंक भैया, अंश और अंकित को भी अपने तीनों बच्चों में शामिल कर अपने बच्चों के तरह ही पढ़ाते लिखाते और उनकी सारी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखते। पर्व त्योहार आता तो मयंक भैया जैसा साड़ी अपनी पत्नी के लिए खरीदते वैसे ही साड़ी चंचला भाभी के लिए भी खरीदते। वैसे भी माँ को मयंक भैया की सख्त हिदायत थी कि कपड़ा हो या और कोई दूसरी वस्तु दोनों बहुओं के लिए एक समान होनी चाहिए। भैया भी माँ की इस बात का मान रखते और चंचला भाभी के लिए भी वैसा ही हर चीज़ खरीदते जैसा वो अपनी पत्नी के लिए खरीदते। वैसे चंचला भाभी भी कुछ कम नहीं थी। जब तक बड़ी भाभी के कीमती सामान पर भी मीठे छुरी चलाती रहती। कभी कहती, हाय भाभी कितने सुंदर कर्णफूल आपने बनवाए हैं, इस पर तो मेरी पसंदीदा मीनाकारी है। मैं तो इनके कारण लाचार हूँ, इन्होंने इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे मोहताज बना रखा है। झट बड़ी भाभी अपना बड़प्पन दिखाती, अरे नहीं चंचला इतना मायूस मत हो, तू इसे रख ले, मैं अपने लिए दूसरा बनवा लूँगी। पहले वे मना करती, नहीं नहीं भाभी मैं भला इसे कैसे ले सकती हूँ, ये आपने अपने लिए बनवाए हैं। बड़ी भाभी जिद कर उसे दे ही देती। तब बोलती, मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो आप जैसी जिठानी मिली। भला इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनके दिल आपके जैसे सोने के हैं। आप मुझे छोटी बहन मानती हैं तो मैं पहन लूँगी। चंचला भाभी की अपनी तारीफ सुनकर फूलकर कुप्पा हो जाती। सुनंदा दी जब भी चेन्नई से आती सबके लिए साड़ियाँ लाती। यह सोचकर कि नवीन तो शायद ही चंचला के लिए अच्छी साड़ी ला पाता होगा, सबसे पहले चंचला भाभी को ही साड़ी पसंद करने को बोलती
और चंचला भाभी अक्सर दो साड़ियों के बीच कंफ्यूज हो जाती कि कौन सी साड़ी ज़्यादा अच्छी है। तब सुनंदा दी इसका हंसकर समाधान निकालती, तुम दोनों ही साड़ियाँ रख लो। जितना जादू चंचला भाभी के मधुर वचनों का घर के लोगों पर बढ़ता जा रहा था, उतना ही नवीन भैया अपने घर से बेगाने होते जा रहे थे। नवीन भैया की शादी के समय बाबूजी ने छत पर एक कमरा बनवाया था। उस कमरे में नवीन भैया और चंचला भाभी रहते थे। जब भाभी नीचे का काम खत्म कर सोने जाती, तब सीढ़ियों से दरवाजा बंद कर लेती। एक बार देर रात तक पढ़ते पढ़ते मैं बुरी तरह थक कर आंगन में आ बैठी। सामने सीढ़ियों का दरवाजा खुला देख मैं ठंडी हवा का आनंद उठाने छत पर आ गई। तभी चंचला भाभी की कर्कश और फुफकारती हुई धीमी आवाज़ सुन जैसे मेरे रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। नवीन भैया को चंचला भाभी किसी बात पर सिर्फ डांट ही नहीं रही थी, अब शब्द भी बोल रही थी। फिर धक्का मुक्की की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसके तुरंत बाद ऐसा लगा जैसे कुछ गिरा। मेरा तो यह हाल हो गया कि काटो तो खून नहीं। अचानक नवीन भैया दरवाज़ा खोलकर बाहर आए। कमरे से आती धीमी रोशनी में मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। वे बुरी तरह हाँफ रहे थे। उनके बाल बिखरे और कपड़े जगह जगह से फटे हुए नजर आ रहे थे। अपने हाथ से रिश्ते खून को अपनी शर्ट के कोने से साफ करने की कोशिश करते नवीन भैया को देख मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा कलेजा चाक कर दिया हो। मेरी उपस्थिति से अनजान चंचला भाभी ने फटाक से दरवाज़ा बंद कर लिया और नवीन भैया सीढ़ियों की तरफ बढ़े। तभी सीढ़ियों पर जलते बल्ब की रोशनी में हम दोनों की आंखें टकराई। भैया मुझे विवश दृष्टि से देख तेजी से आगे बढ़ गए। हमेशा से ही सहनशील रहे नवीन भैया का चेहरा उस समय इतना दयनीय दिख रहा था कि वहाँ खड़ी मैं हर पल शर्म के बोझ तले दबती जा रही थी। इन्हीं चंचला भाभी की लोग मिसाल देते थे। इन्होंने अपने पति को इस कदर प्रताड़ित करने के बाद भी दुनिया भर में उन पर तरह तरह के आरोप लगाकर उनको बदनाम कर रखा था। मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। परिवार के लोगों पर तो अभी भाभी का जादू छाया हुआ था, मेरी कौन सुनता। उन्हीं दिनों मयंक भैया का ट्रांसफ़र रांची हो गया। संयोग से उसी साल मुझे भी रांची मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। मैं भी पटना से मयंक भैया के साथ रांची आ गई। मयंक भैया के पटना से हटते ही बाबूजी की चिंता नवीन भैया के परिवार के लिए कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। अब तक बड़े भैया एक परिवार की तरह सबको संभाले हुए थे। घर से बाहर निकलने पर कई तरह के खर्चे बढ़े, फिर भी मयंक भैया आयंस और अंकित की पढ़ाई का पूरा खर्च भेजते रहे, लेकिन बाबूजी संतुष्ट नहीं थे। वे नवीन भैया के परिवार की निश्चित आय की व्यवस्था करना चाहते थे। नौकरी से अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक मार्केट कॉम्प्लेक्स बनवाया था, जिससे उनकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। उन्होंने उस मार्केट कॉम्प्लेक्स को मयंक भैया के मना करने के बावजूद चंचला भाभी के नाम कर दिया। मयंक भैया चाहते थे कि वह मार्केट कॉम्प्लेक्स नवीन के नाम हो, लेकिन बाबूजी के लिए तो नवीन भैया एक गैर जिम्मेदार और निकम्मे इंसान थे। उनकी बहू ने उनके दिमाग में यह बात अच्छी तरह बैठा दी थी। मयंक भैया के हटते ही चंचला भाभी ने माँ बाबूजी की जिम्मेदारी के साथ साथ उनकी सारी आमदनी भी अपने मुट्ठी में कर ली। फिर भी हम सभी चंचला भाभी के इस तरह सब कुछ संभाल लेने से माँ बाबूजी की तरफ से चिंता मुक्त हो गए थे। अक्सर बाबूजी मयंक भैया को फ़ोन पर नवीन भैया की गैर जिम्मेदाराना हरकतों से अवगत कराते रहते। इतने दिनों बाद भी बाबूजी यह नहीं समझ पा रहे थे कि नवीन भैया को फटकार के बदले अपनों के प्यार और सहानुभूति की कितनी ज़रूरत है। वह जनवरी की ठिठुरती शाम थी। हम सभी शाम होते ही उस हार कपा देने वाले रांची के ठंड से बचने के लिए एक कमरे में आग जलाकर बैठे गपशप कर रहे थे। तभी फ़ोन की घंटी बजी। मयंक भैया ने फ़ोन उठाया तो माँ ने रोते रोते बताया कि बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। माँ को आश्वस्त कर हम फ़ौरन पटना के लिए रवाना हो गए। नवीन भैया द्वारा बताए गए पते पर सीधे अस्पताल पहुँचे। वार्ड के बाहर ही नवीन भैया और माँ बैठे मिल गए। चंचला भाभी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। हम लोगों को देख माँ को थोड़ी तसल्ली हुई।
जब मयंक भैया ने चंचला भाभी के बारे में पूछा तो उस चिंता, दुख, अनिश्चितता की और भय की स्थिति में भी जो कुछ माँ ने सुनाया, सुनते ही जैसे हम सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। किम कर्तव्य विमूढ़ बने हम सब माँ की बातें सुनते रहे। माँ ने बताया, जब बाबूजी को दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, आनन फानन डॉक्टरों ने लाखों के खर्चों की फहरिस्त थमा दी। हमेशा की तरफ जब माँ ने चंचला भाभी से पैसे निकालने के लिए कहा तो उन्होंने थोड़े से पैसे निकाल देने के बाद यह कहकर पैसे निकालने से मना कर दिया कि अकाउंट में पैसे हैं ही नहीं। जबकि चंचला भाभी के साथ ज्वाइंट अकाउंट में बाबूजी ने अच्छी खासी रकम जमा करवा रखी थी। 1 मिनट में चंचला भाभी ने माँ बाबूजी के अटूट विश्वास की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। माँ ने धैर्य से काम लेते हुए मकान और उसके बगल वाले ज़मीन के कागजात बाबूजी से मांगे ताकि उन्हें गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम करें। तब उन्हें पता चला दुकान की रजिस्ट्री के समय वे सब भी चंचला भाभी ने अपने नाम करवा लिए थे। परिस्थिति को देखते हुए हम सब ने अभी माँ को चुप रहने की सलाह दी और खुद भी खामोश रहे। मयंक भैया ने सारे खर्च संभाल लिए थे, पर डॉक्टर की लाख कोशिशों के बावजूद बाबूजी को बचाया नहीं जा सका। बाबूजी की 13वीं तक इस बारे में सब चुप रहे। जब सारे रिश्तेदार चले गए, मयंक भैया ने चंचला भाभी को बुलवाकर माँ द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता जाननी चाहिए। तब बिना किसी संकोच के माँ द्वारा लगाए गए सारे आरोपों को सही बताते हुए वे बोली, हाँ, मैंने ऐसा किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं और मेरे दोनों बच्चे हमेशा आप लोगों के मोहताज रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी हिंसक ईर्ष्या धधक उठी थी, जिसे देख भैया ने समझाना चाहा कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि हम सब तुम्हारे अपने नहीं हैं। भैया की बातें सुनते ही वे और भी भड़क उठी। हमेशा से सीधी सादी दिखने वाली चंचला भाभी ने एकाएक बहुत उग्र रूप धारण कर लिया। कहीं बहस में रिश्तों की मर्यादा ही न टूट जाए, यह सोचकर मयंक भैया खामोशी से माँ के बचे खुचे सामान और गहने समेत हम सबको साथ ले रांची जाने के लिए कार में आ बैठे। हम सभी अभी घर से निकले ही थे कि नवीन भैया बीच रास्ते में कार के सामने आकर खड़े हो गए। मयंक भैया के कार रोकते ही वे दौड़ कर आए और भैया का हाथ थामते हुए बोले, भैया, मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए, मैं आप लोगों के बिना जी नहीं सकूंगा। भैया कुछ बोलते उसके पहले ही भाभी गाड़ी से उतरकर नवीन भैया का हाथ थाम अपने बगल में बैठाते हुए बोली, चलो, तुम मेरे साथ चलो। इतना प्रतिभाशाली होकर भी किस कदर तुमने अपनी ज़िंदगी को नरक बना लिया। बहुत हुआ यह सब। तुम्हें मैंने हमेशा अपना छोटा भाई समझा है। देखना, मैं तुम्हें फिर से कैसे बुलंदियों पर पहुंचाती हूँ। जितना तुमने ज़िंदगी में चाहा होगा उसका चौगुना तुम पाओगे। यह तुम्हारी भाभी का तुमसे वादा है। एक दिन तुम यह भी देखोगे कि तुम्हारे यही बीवी बच्चे सिर के बल दौड़े तुम्हारे पास आएंगे। गाड़ी आगे बढ़ी। अब मेरे बोलने की बारी थी। आप लोगों को चंचला भाभी पर अटूट विश्वास करते देख मैं हमेशा खामोश रही, वरना मैं तो शुरू से ही उन्हें अच्छी तरह से समझ रही थी। जो जितना उनकी मीठी वाणी का मुरीद हुआ, उसके गले पर उनकी मीठी छुरी उतनी ही तेज चली। आप लोगों के तो फिर भी धन संपत्ति पर ही उनकी मीठी छुरी चली। जरा नवीन भैया का सोचिए, जिनकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। किसी के पास अब इस बात का भला क्या जवाब था। सब मीठी छुरी के मारे हुए थे। सबको राहत इस बात की थी कि चलो, घाव भले हुए, प्राण तो बचे। शायद इसलिए उस विषम परिस्थिति में भी सबके चेहरों पर मुस्कुराहट छा गई थी। अभी आप सुन रहे थे रीता कुमारी जी की कहानी मीठी छुरी। धन्यवाद।